डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। 8 फरवरी ये वही दिन है जब पिछले बरस इलेक्शन हुए और देखते ही देखते बहुत कुछ बदल गया। इन इलेक्शन की खास बात यह थी कि मुल्क की एक बड़ी जमात को दीवार से लगा दिया गया। अगवाकारी, छीना झपटी, छापे, क्रैकडाउन, गिरफ्तारियों के बाद ना इस पार्टी को कोई निशान मिला, न जलसा, न जुलूस, न रैली, न इंतखाबी तकरीरें, न कवरेज हुई। इसके बावजूद इलेक्शन 2024 में वोट कास्ट करने वालों का तनासुब पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के सारे पिछले रिकॉर्ड ब्रेक कर गया। तब से लेकर अब तक इन इंतखाबात पर सवालिया निशान है और ये सवालिया निशान इस कदर मजबूत है कि आज एक बरस बाद ही हुकूमती जमातों को छोड़कर बाकी सब जमातें हुकूमत से फिलफौर मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही हैं। ये इलेक्शन कैसे थे और इसके बारे में बहुत से आलमी और मुकामी इदारों ने मुफस्सल रिपोर्ट्स भी छापी और आज तक उनकी इशाअत का सिलसिला जारी है। कुछ रोज कबल ही इलेक्शन को कवर करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम पतन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि गुज़श्ता इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए जराए का इस्तेमाल किया गया और एक साल में अदलिया को महकूम, मीडिया, सहाफ़ियों और सोशल मीडिया कारकुनों को दबाने के इकदाम किए गए और इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक अपनी वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। इस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने झूठ का पलंदा करार देकर अपना रद्द-ए-अमल दिया है और इससे कुछ रोज कबल ही एक इदारे फैफिन ने इस इलेक्शन और इसके बाद उनके नताइज पर दायर की जाने वाली उजरदारियों पर भी एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में फैफिन ने इंकशाफ किया कि 2024 में इंतखाबात में धांधली की कुल 377 पिटिशंस दायर हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुल 101 पिटिशंस पर फैसले किए। ये दायर पिटिशन का महज 27% है। इस तरह इलेक्शन कमीशन न सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शंस कराने में नाकाम हुआ बल्कि पिटिशंस को 180 दिन में निपटाने का कानूनी तकाजा पूरा करने में भी नाकाम रहा। इससे यह भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि कल निपटाई जाने वाली 101 पिटिशंस में से 97 को ट्रिब्यूनल्स ने मुस्तरद किया, यानी एक साल में महज 4 से 5 पिटिशंस पर ही फैसला हुआ। अलबत्ता इस इलेक्शन के नतीजे में कायम होने वाली कौमी असम्बली ने एक साल में काफी मुतहरिक किरदार अदा किया। एक साल में कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर 12 इजलास हुए और सिर्फ इन 12 इजलासों में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की, 60 से जायद बिल और 38 एक्ट भी मंजूर कर लिए। इन कानून साजियों में ज्यादातर मुतनाज़ा ही हैं। यही वजह है कि आज अपोजिशन इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मना रही है। तहरीक इंसाफ ने आज के दिन सवाबी में रंग जमाया है तो हुकूमत आज के दिन को यौम तामीर और तरक्की से तशबीह दे रही है। आज के डायलॉग में इसी एक बरस और आज के पाकिस्तान के हालात और नज़ाज़ात को मौजूए बहस बनाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। फैफिन की रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजरी होगी और 2024 के इंतखाबात के हवाले से वो रिपोर्ट कहती है कि 64 नए तरीकों से धांधली हुई है और इससे भी ज़्यादा ये बताया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोका गया और जिनके हुए उनसे ज़्यादातर केसेस को उन्हें नहीं काम करने दिया गया, मुस्तरद कर दिए गए। आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि ऑब्वियसली रिपोर्ट्स आती हैं, लोगों की नज़र भी जाती है और मीडिया भी बातें करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2018 के इलेक्शंस के हवाले से भी बहुत सारे जो है हमारे कंसर्न्स थे और अगर अभी कोई कंसर्न्स हैं 2024 के हवाले से और उसको फैफिन ने भी हाईलाइट किया है, उसका एक ही हल है। एक तो जो अदालती कार्रवाई है और जो ट्रिब्यूनल्स का काम है वो तो वहीं से हल होगा, वो तो हुकूमत ने हल नहीं करना, लेकिन वे फॉरवर्ड ये है कि उसके ऊपर जो सियासी जमातें हैं वो मिलके बैठें ताकि 2029 का जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट सबको काबिल कबूल हों और उसकी तैयारी आज से ही हमें शुरू कर देनी चाहिए। जो सियासी जमातें हैं, अगर कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स लानी है, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई और बेहतरी लेके आनी है, जो भी कंसल्टेशन करनी है, जो भी उस पर बहस मुबाहिसा होना है, वो आज शुरू होगा। फिर उसके ऊपर कोई पॉलिसी मुरतब होगी और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो हमारे पास 4 साल का टाइम है। तो ये वो वक्त है कि हम अगले इलेक्शन को ऐसा बनाएं कि सब जमातों को वो काबिल कबूल हो, वो फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो ये वक्त है कि आप उस पर आज काम शुरू करें। बिल्कुल सही। और एक साल में आपकी हुकूमत ने काफ़ी कुछ बदल दिया, एक साल पूरा हो गया है, इस पर मीडिया पर कथखनी भी लगी, पीका एक्ट भी पास हुआ, ट्विटर बंद है, ऑपोजिशन कहती है हमें आप लोगों ने दीवार के साथ लगा दिया, सियासी स्पेस नहीं दे रहे। आपको लगता है कि महाजराई कुछ ज़्यादा नहीं हो गई और इसी महाजराई के ज़रिए अगर हुकूमत कंट्रोल हासिल करना चाहे तो मुश्किल हो जाएगा? देखें, 2 तरीके होते हैं कि आप एक चीज़ को देखें। आप ग्लास को आधा फुल भी देख सकते हैं और ग्लास को आधा खाली भी देख सकते हैं। तो अगर आप आधा इसको फुल देखना चाहें तो बिल्कुल एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है माशी तौर पे। जहां
28-29% पे महंगाई की शरह थी, वो 2.4% पे आ गई है। जहां आपके फॉरेक्स रिजर्व जो हैं 8-9 अरब डॉलर पे थे, वो 16.5 अरब डॉलर पे चले गए हैं। आपकी गिरती हुई एक्सपोर्ट्स थी, आज बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स हैं। रिमिटेंसेस गिर रही थी, रिमिटेंसेस आज बढ़ रही हैं। स्टॉक मार्केट आपकी जो 30-40 हज़ार के हद पे थी, आज वो 1,18,000 की हद क्रॉस कर चुकी है। ओवरऑल स्टेबिलिटी है, रुपया मुस्तहकम है और बेहतरी के आसार हर शोबे में नजर आ रहे हैं। तो ये एक जायजा लेने का ये भी तरीका है। लेकिन जो आपने बात की, देखें, इंतशार तो तभी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो पीटीआई अपने साथ लेके आई, और उसकी सियासत जो है वो कहाँ से आती है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पीटीआई फैला रही है ना। वो जब हुकूमत में थी तो हमने तो 4 साल कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं फैलाई, एक आईनी तरीके से उस हुकूमत को गिरा दिया। तो जो एक इंतशारी सियासत है वही पॉलिटिकल, वो अगर फैलाना बंद कर दे तो मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात नहीं होगी। लेकिन मैं वैसे ही समझता हूं, क्योंकि जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड हुआ है उसके बाद वैसे ही लोग इस इंस्टेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो ये पोलराइजेशन की सियासत है उससे लोग पीछे हटेंगे। तो हम समझते हैं ये जो अगला साल, जो दूसरा साल इस हुकूमत का होगा, उसके अंदर जो हमारी जो जमातें इस इकोनॉमिक गेन को चैलेंज करेंगी, कन्फ्रंट करेंगी या इसके मुखालिफ काम करेंगी, तो अवाम उनको पजीराई नहीं देगी, उनके साथ नहीं खड़ी होगी। लेकिन सर, लोग तो आज भी कह रहे हैं कि महंगाई है, बेशक इशारे बेहतर हुए लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया, दहशतगर्दी में भी इजाफा हुआ है, और एक तरफ ऑपोजिशन आपका यौम सियाह मना रही है और आप लोग तामीर तरक्की मना रहे हैं। देखिए, महंगाई की शरह 2.4% है। अब ये इसको मेजर करने का जो तरीका है, कोई अपना अलहदा तो तरीका हमने इजाद नहीं किया हुआ। जो दुनिया भर में महंगाई की शरह को मेजर करने का मैकेनिज्म है, वही पाकिस्तान में मौजूद है। यही शरह जब 40% पे थी तो सब लोग कह रहे थे मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अब ये शरह 2.4% पे, तो हम कहते हैं जी इसका फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, फर्क पड़ रहा है। अगर आप आंधी से सर्वे करें, चीजें महंगी भी होती हैं, कम भी होती हैं, ओवरऑल ठहराव आ गया महंगाई के अंदर। और ट्रिकल डाउन कैसे होता है? अब मिसाल के तौर पे इस साल हर साल लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, कोई 10%, कोई पिछले साल जब महंगाई की शरह ज्यादा थी तो 25% भी बढ़ी थी। तो इस साल जब तनख्वाहें बढ़ेंगी, मिसाल के तौर पे 10% से बढ़ती हैं और महंगाई की शरह 2.4 या 5% से बढ़ती है, तो लोगों को 5% का बजट में, अपने जो घरेलू बजट है उसमें रिलीफ आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये रिलीफ आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है। इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में ये ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट, जब लोगों की, जब सूद की शरह और नीचे आएगी, कारोबार बढ़ेगा, मार्केट में हिलजुल बढ़ेगी, तो उससे लोगों की आमदन, जॉब क्रिएशन होगी, और जिसके नतीजे में बिल्कुल ये ट्रिकल डाउन होगा। एक आम आदमी भी कहेगा कि हाँ, मेरा बजट पिछले साल से बेहतर हो। चले, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो जैसा आप फरमा रहे हैं। लेकिन सर, आज हुकूमत को क्या वाकई कुछ थोड़े कंसर्न्स थे सवाबी जलसे को लेकर, जिस तरह पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज की गई? क्योंकि आप लोग एक तरफ ये कहते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है, शोहरत ज़मीन बोस हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ इनको जलसे जुलूस करने की इजाज़त भी नहीं देते पंजाब में। देखिए, स्वाबी जलसा जो मैंने उसकी जो थोड़ी बहुत जो वीडियोस आई हैं सामने, उसके अंदर तो जो है वो सूबे में खुली आज़ादी है, उनकी अपनी हुकूमत है। बहुत ही मायूस कुन उन्होंने जो है वो यौम सियाह मनाया है। अगर वो वाकई, तो इससे यही साबित होता है कि शायद जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो भी इस बेहतरी को महसूस कर रहे हैं। और जहां तक बात है कि यहाँ कोई इजाज़त नहीं दी गई, तो बिल्कुल इजाज़त उनको नहीं दी गई। और सिक्योरिटी की वजह से लाहौर में मिसाल के तौर पे मैचेस चल रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए तो ये सारी जिम्मेदारी फिर हुकूमत पे आती है। तो इस तरह के मामलात की वजह से उनको इजाज़त नहीं मिली। लेकिन स्वाबी का जलसा देखते हुए तो लगता है अगर इजाज़त दे भी देते तो शायद बिल्कुल सही। अच्छा सर, मौलाना की शहबाज शरीफ से क्या गुफ्तगू हुई है? क्योंकि मौलाना, आप जानते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल भी हुए, नए इंतखाबात का मुतालबा भी किया, हुकूमत को जाली भी करार दे दिया, तो कोई कमिटमेंट हुई है जिससे मौलाना राम हो गए हैं? देखिए, मौलाना साहब जो हैं उन्होंने कभी भी मुल्क मुखालिफ सियासत नहीं की। तो हमें पूरा यकीन है कि ये जो इस सियासी इस्तेहकाम, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने बड़ी मुश्किल से अचीव की है, मौलाना साहब कभी भी कोई ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। तो इसी, और हम देखें, मौलाना साहब हमारे पुराने साथी हैं, पीडीएम के अंदर भी हमारे साथ थे, और उनका एक पर्सनल तल्लक भी है, एक दोस्ती है।
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, मियां नवाज शरीफ से। तो वो बिल्कुल सारे पहलू ये सियासी डिस्कस हुए। हमें यकीन है कि मौलाना साहब ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे माशी और सियासी इंस्टेबिलिटी आए। बिल्कुल ठीक। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम सूबाई कोर्ट्स में जजेस आप लोग ला रहे हैं और इदारों के अंदर से ही तकर्रियों पर खासे इख्तलाफात हैं, ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं और एक ना उठने वाला सिलसिला भी सामने ही है और सीनियरिटी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको नहीं लगता ये एक ऐसा इकदाम है जहाँ पर ऐसी डिवीजन होना कुछ ठीक नहीं है? देखिए, डिवीजन खत्म हो रही है, डिवीजन बढ़ नहीं रही, डिवीजन खत्म हो रही है। जो जो ओल्ड गार्ड्स थे, जो जुडिशरी को रूल कर रहे थे, अगर आइन और कानून के मुताबिक अब कोई तब्दीलियां हो रही हैं जो कि बिल्कुल आइनी और कानूनी हैं, तो डेफिनेटली जो लोग समझते थे कि ये सारा जो निज़ाम है उनके ताबे है और ना यहाँ कोई चिड़िया उनके मर्जी के बगैर पर मार सकती है, वहाँ आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें तब्दील हो रही हैं, तो हमेशा ये तकलीफ अमल होता है। और वो तकलीफ अमल आपको पर्चियों और ये खतूत और ये जो रिएक्शन है उससे नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है, तो ये चीजें अब सेटल होने जा रही हैं। ये अब आप कह लें आखिरी जो स्क्रीचें हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जो जुडिशरी है वो बेहतर काम करती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि जब ऑपोजिशन को इस हद तक कि उन्हें सियासी स्पेस भी नहीं मिल रही, मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो आपको लगता है 1 साल तो पूरा हो गया, तो आगे आने वाले 4 साल आपके लिए आसान हो पाएंगे? देखिए, सियासी स्पेस उनको कहाँ चाहिए है? उनको मीनारे पाकिस्तान में सियासी स्पेस चाहिए या उनको सड़कों पे चाहिए है, गली कूचे में सियासी स्पेस चाहिए? भाई, सियासी स्पेस तो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर उनका है, सेनेट में ऑपोजिशन जो है वो लीडर उनका है। तो वहाँ आप अपनी ऑपोजिशन करें, कमेटियों में, कमेटियों की चेयरमैनी उनके पास है, केपीके की हुकूमत उनके पास है। तो जमहूरियत में तो जो ऑपोजिशन होती है वो इन ऐवानों में होती है। तो ये क्या वजह है कि आपकी जो सियासत है उसमें ऑपोजिशन का नाम है कि आप सूबे के रस्ते बंद कर दें, ऑपोजिशन का नाम है कि आप जलाओ घेराव करें, आप तोड़ फोड़ करें। तो भाई थोड़ा सा यानी कि आप जमहूरी रस्ते पे आ जाएं। तो ऑपोजिशन का बड़ा किरदार है, ऐवानों में, सारों में इनकी नुमाइंदगी है, वहाँ ये बड़ा फाल और भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। अब ये क्या, अब ये इनके लिए अब जो है वो जब तक अमेरिका मुदाखलत ना करे तो तब तक इनका मेरे ख्याल से दिल खुश नहीं होगा। ये सब कुछ तो नहीं हो सकता। ऑपोजिशन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, वहां करें, भरपूर ऑपोजिशन करें, हमारी तनकीद करें, क्रिटिसाइज करें, हमें हमें आईना दिखाएं, रोज दिखाएं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। देखते हैं आगे आने वाले 4 सालों में अवाम को क्या क्या रिलीफ मिलता है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कानूनदान अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया अबूज़र साहब आपके वक्त का। सर, यौम स्याह का दिन आप लोग मना रहे हैं। हुकूमत तामीर और तरक्की को 1 बरस से तशबीह दे रही है क्योंकि 1 साल हो गया है हुकूमत को, और हुकूमत दुरुस्त भी कह रही है किसी हद तक इशारिये कम हुए हैं, महंगाई उस तरह तो कम नहीं हुई लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। और हुकूमत ये कहती है कि यौम स्याह मनाने वालों के अमाल भी स्याही हैं। क्या कहेंगे आप सर? देखिए, हुकूमत तो जाहिर बात है, एक कब्जा ग्रुप जब किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठता है तो फिर उस प्रॉपर्टी के अंदर महल भी बना दे तो लोग यही कहते हैं कि ये महल जो है ये कब्जे की जगह पे बना हुआ है। तो जहाँ तक हुकूमत की बात है, ये एक काबिज ग्रोह है जिनको इस मुल्क की अवाम ने आज से 1 साल पहले इसी तारीख को रिजेक्ट कर दिया था। इनको सिर्फ 17 सीटें दी थी, लेकिन जाहिरी बात है इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस और उसके अलावा स्टेट पुलिस पावर को इस्तेमाल करके आरओज को मिला के इस मुल्क का जो मुल्क की अवाम ने अपना एक पॉलिटिकल बिल एक्सरसाइज की थी, उस पे शबे खून मार के इन लोगों को यहाँ पे बिठाया गया। एक सिंपल प्रिंट आउट, कंट्रोल पी की कमांड दे के प्रिंट आउट निकाला फॉर्म 47 और उस पे इनको जिता दिया गया। अभी आपने देखा गवर्नर पंजाब ने खुद बताया कि अता तारड़ साहब जो है वो फॉर्म 47 के एमएनए है। तो इस तरह के अगर हम एमएनएस की निशानदेही करें, ख्वाजा आसिफ साहब फिर रहे हैं, ओन चौधरी साहब फिर रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं ये एक काबिज ग्रुप है जिनको यहाँ पे बिठाया गया कब्जा करके। तो योम स्याह तो बिल्कुल हम ठीक मना रहे हैं क्योंकि इस दिन इस मुल्क की जो अवाम है अपनी उन्होंने बिल एक्सरसाइज की, लेकिन उस पे उनसे वो छीनी गई और यहाँ उन लोगों को
के बिठाया गया, उन रोबोट्स को ला के बिठाया गया जिसको इस मुल्क की अवाम ने नहीं दिया। तो उस दिन आप ये कह सकते हैं इस मुल्क का जो आइन था, जो आइन कहता है लोग वही असेंबलीज में जाएंगे जिनको अवाम वोट देगी, आइन मुअत्तल हुआ। इस मुल्क का जो आइन था उसको सस्पेंड किया गया। मेरी नजर में तो हाई ट्रिजन हुआ उस दिन। आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है उस दिन जो हुआ इस मुल्क की अवाम के साथ। तो मेरे ख्याल से तो ये तो इनके मुंह पे कालक है। बेशक इनको पोजीशन ऑफ पावर में ला के बिठा दिया गया, लेकिन ना इनके पास मुंह है बैठने के लिए काबिल है, और ना इनके पास वो वोट है, ना अवाम की सपोर्ट है। इसी वजह से हम कोई जलसे का ऐलान करते हैं, हम कोई बात करते हैं कि जी हम प्रोटेस्ट करेंगे, एक झंडा भी निकल आए पाकिस्तान तहरीक सर, लेकिन वो लोग भी ये कहते हैं कि जब भी कोई अहम इवेंट होने वाला होता है आप लोग इसी तरह की कोई ना कोई कॉल दे देते हैं। अब जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पूरी दुनिया की नजरें इस पे लगी हुई हैं, एक इंटरनेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपको लगता है ये सही मौका था इस एहतजाज की कॉल देने का? देखिए, पहली बात है 8 फरवरी जो है हमारा एक पूरा साल हो गया जिस दिन हमसे मैंडेट छीना गया। तो हमारी नजर में यौम स्याह है। जब तक इस मुल्क में जमहूरियत ही सही ट्रैक पे नहीं आए, आइन ही सही ट्रैक पे नहीं आए, तो बाकी जो मर्जी आप कर लें, आप तरक्की नहीं कर सकते। और जहां तक बात है, देखें, चैंपियंस ट्रॉफी हो, कोई क्रिकेट मैच हो, जो भी हो, देखें वो आप अगर फॉर इंस्टेंस पूरी दुनिया में कहीं भी कोई सपोर्टिंग इवेंट होता है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप बाकी जितने बुनियादी हकूक हैं अवाम के उनको मुअत्तल कर दें। या तो फिर इस मुल्क में आप इमरजेंसी इम्पोज कर दें, कोई कर्फ्यू लगा दें कि जी मकबूजा कश्मीर है ये, वहां पे कोई शख्स बाहर नहीं निकलेगा, आप 144 इम्पोज कर दें। अदरवाइज तो देखें बाकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो साथ चलती रहती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बुनियादी हकूक जो हैं आप उनको सस्पेंड कर दें इस बेसिस पे, इस रीजन पे कि जी इस मुल्क में क्रिकेट मैच हो रहा है। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करें, लेकिन आप पूरे शहर को, पूरे मुल्क को बंद नहीं कर सकते, लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब नहीं कर सकते ये कह के कि जी इस मुल्क में क्रिकेट मैच हो रहा है। हम उसके खिलाफ नहीं, आप जरूर क्रिकेट मैच करें, लेकिन जो इस मुल्क के आइन के साथ आपने मैच किया हुआ है, इस मुल्क के आइन के साथ आपने जो उसका इंजन खोला हुआ है, मेरे ख्याल से उसको अगर बेहतर कर लें तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। सो एक फजूल बात है, ये क्रिकेट मैच के पीछे छुपने वाली बात है। अपनी नालायकी, अपना काला चेहरा ये छुपाते हैं क्रिकेट मैच के पीछे। बिल्कुल सही। अच्छा बुज़र साहब, ये बताइएगा कि क्या पीटीआई तय कर चुकी है कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, ना फ्रंट डोर से ना बैक डोर से, लेकिन फिर एक अभाम आ जाता है क्योंकि फिर बानिए पीटीआई खत भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग ऑपोजिशन अलायंस बना रहे हैं तो फिर इन खतूत का क्या मकसद है, और फिर अगर मुज़ाकरात नहीं करने फिर इन खतूत का क्या मकसद है? अच्छा, एक बात देखें, पहली बात कि उस खत जो भी लिखे हैं पीटीआई, बानी पीटीआई ने जितने भी खत लिखे हैं, उस खत में कहीं ये देख लें कि बानी पीटीआई ने ये दावत दी हो इस्टेब्लिशमेंट को कि इस मुल्क के पॉलिटिकल, इलेक्टोरल या जुडिशियल प्रोसेस में आप इंटरफेयर करें या आप मुझे स्पेशल फेवर्स दें। उन्होंने यही बात की कि आप इस मुल्क में जो जमहूरियत है, जो आइन है, जो कानून है, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करें। आप इस मुल्क की अदलिया को आज़ादी से काम करने दें, इस मुल्क के इदारों को आज़ादी से काम करने दें, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी आ गए, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी आ गई, पार्लियामेंट भी आ गई, जुडिशरी भी आ गई। तो इस मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब खान साहब जो है वो किस चीज के विक्टिम है? वो इंटरफेरेंस के विक्टिम है। जो जुडिशरी के इंटरफेरेंस हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का लेटर, वो सारी चीजें रिकॉर्ड पे एडमिटेड चीजें हैं, इंटरफेरेंस हुई। वो अगर खत जो है, मेरी नजर में ये खत जो है, अगर आप मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में ये पढ़ाना शुरू कर दें आज बच्चों को, जो हम रटी रटाई चीजें पढ़ाते हैं बच्चों को, जो एक टिपिकल पाकिस्तान स्टडीज हमने पढ़ाई है इस जनरेशन को, डिस्टॉर्ट करके फैक्ट्स, सिलेक्टिव चीजें पढ़ाई हैं लोगों को। अगर आप तल्ख हकीकत जो है वो पढ़ाएं लोगों को, जो असल तारीख है, तो मेरे ख्याल से उससे हम सब सीख सकते हैं। तो बानी पीटीआई की ट्वीट्स और जो उनके लेटर्स हैं, मैं तो कहूंगा ये सुनहरी हरूफ है जो इस मुल्क की किताब, पाकिस्तान स्टडीज की या सोशल स्टडीज की किताबों में पढ़ानी चाहिए जनरेशंस को, ताकि वो सीखे इससे कि इस मुल्क में किन लोगों ने आइन तोड़ा, इस मुल्क में किन लोगों ने जो है अदलिया की आजादी पे शबे खून मारा, और किन लोगों ने इलेक्शन चोरी किया, और किन लोगों ने 1971 में एक पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेट उसको नहीं दिया। ये सारी चीजें सर क्या कुछ ही निसाब में फिर शामिल होगा, एक पूरी किताब ही बन जाएगी इस इख्तलाफात पर। अच्छा सर, ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सवाल उठाते हैं कि अगर वज़ीर आला केपी के 90% मामला जो हैं वो हल हो गए थे, तो अगर सब कुछ तय हो गया था तो फिर एहतजाज किस बात का? देखें, एहतजाज तो आज के एहतजाज का मकसद क्या है कि हम बेसिकली बता रहे हैं कि 1 साल पहले
जो इस मुल्क में इस अवाम के साथ क्या ज्यादती की गई। उन्होंने टू मेजोरिटी एक हुकूमत एक पार्टी को दी, उसकी पार्टी की मेजोरिटी खत्म करके एक पार्टी जिसको 17 सीटें दी गई उसको सिंपल मेजोरिटी दे के हुकूमत में ला के बिठा दिया गया। आज भी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है वो महज शराफत से इलेक्शन हारी हुई है, फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब, मुझे देखे नून लीग में बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनको देख के बाकी आपको ना आप कहते हैं कि यार ये लोग भी पॉलिटिशियंस हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब की तो बात मेरे ख्याल से ना करें। 2013, 2018, 2023 तीनों दफा ख्वाजा आसिफ साहब बूट पॉलिश करके एमएनए बने हैं। यही इनका तरीका वारदात है। पावर कॉरिडोर्स में आने का क्वालिफिकेशन नहीं है। डार फैमिली से भी हर दफा इलेक्शन हारे हैं। खुद माने हैं कि मैंने जनरल बाजवा को 2018 में फोन करके इलेक्शन हार रहा था तो मैंने तब जीता उसके बाद, और ये 2013 में भी हारे थे। और इस दफा रेहाना डार साहिबा से 50,000 की लीड से हारे हैं, लेकिन फिर दोबारा वही इंटरफेरेंस की वजह से इनको इलेक्शन जिताया गया। और बहुत सारे लोग हैं इस तरह नून लीग में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी आप एहतजाज कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, मुल्क की उसके खिलाफ है, तरक्की की। भाई तरक्की के आप खिलाफ हैं। सर आज एक आखिरी सवाल, आज जुनेद अकबर साहब ने फिर कहा है कि आप लोग तैयार रहें, बानी पीटीआई जल्द कॉल देंगे। सर ये तो वही रटी रटाई बातें नहीं है जो हर जलसे में होती हैं। कब होगी कॉल और फिर वो फाइनल कॉल किस किस तरह की होगी? अब तो आपके फॉलोअर्स भी, आपको नहीं लगता, थक गए हैं इससे? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या चीज इमरान खान को डिफरेंशिएट करती है, डिस्टिंग्विश करती है बाकी जितनी ये इस वक्त लीडरशिप है पीएमएलएन और पीपीपी की, वो एक चीज, इमरान खान स्टेट्समैन है, इमरान खान एक विजनरी लीडर है। और वो लीडर है कि वो किसी से डरता नहीं, उसमें करेज बहुत, और वो अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर इमरान खान साहब देखे चाहते तो इस वक्त वो तो बनी गाला में बैठे होते, सब जेल उनका घर बना होता, या वो बाहर चले जाते जैसे ये नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एवन स्ट्रीट पे जाके बैठ गए, या आसिफ जरदारी के साथ बड़ी ड्राइंग रूम टाइप जेल एंजॉय कर रहे होते। इमरान खान साहब ने अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो खड़े हुए हैं। और एक चीज उन्होंने मुझे भी सिखाई है, पूरी पार्टी को सिखाई है, इस मुल्क की आवाम को सिखाई है, वो ये चीज है, इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार कबूल नहीं करता, जब तक वो खुद हार। तो अगर ये बात कर लेंगे जी हमारा पिछली कॉल हुई थी, ये हुआ था, ये हुआ था, और हम अब दोबारा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा। हम लोगों ने बगैर डर खौफ के कि हम हार जाएंगे, हमने लड़ना है। और जिस दिन ये हम खौफ खत्म होगा, उसी दिन जो आप होते हैं, आप जीतते हैं, या आपके अंदर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन से आप निकल के बाहर आके जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक चीज होती है कि मैंने कभी हार नहीं माननी। तो ये चीज हमें इमरान खान साहब ने सिखाई है। स्ट्रगल हमने, बाकी नतीजा जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें। मेहनत हमने करनी है, स्ट्रगल हमने करना है, इनसे डरना नहीं है। चाहते हम डर जाएं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपके वक्त का। देख ये आखिरी कॉल और फाइनल कॉल कितना मुतासर कर पाएगी पीटीआई के फॉलोअर्स को। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर हैं निसार खोड़ो साहब। बहुत शुक्रिया निसार साहब आपके वक्त का। सर 2024 के इंतखाबात को क्या आप शफाफ समझते हैं? एक तो ज़ाती हैसियत में भी, क्योंकि गवर्नर पंजाब जो हैं वो ये कहते हैं कि पंजाब में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, और मिसाल देते हैं हल्का NA 127 की, जहाँ पर बिलावल भुट्टो अता ताड़ड़ के मुकाबले में पीछे रह गए। तो अगर ये समझा जाए तो इसका मतलब है कि फिर KP में भी धांधली हुई है और सिंध में भी हुई है। देखिए, धांधली का सदेबाब करना इलेक्शन कमीशन का काम है, ट्रिब्यूनल्स का काम है। इलेक्शन के बाद अगर हम असेंबली में आ जाते हैं और ओथ उठाते हैं और असेंबली में पार्टिसिपेट कहते हैं, तो इसका ये मतलब निकलता है कि आपने लगभग रिजल्ट्स को कबूल कर लिया और उसके बाद आप असेंबली में आए। अगर किसी को किसी के यहाँ शिकायत है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स बनाती है। अब ये बात ट्रिब्यूनल्स में आई है या नहीं आई मुझे नहीं मालूम। अगर एक हल्के का मसला है तो वो भी ट्रिब्यूनल में आना चाहिए था। तो मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ, और जो मुनासिब अंदाज है, चाहे वो हुकूमत के लिए हो या अपोजिशन के लिए हो, अगर ये सारे ओथ उठा के असेंबली में आके पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने असेंबली को माना, इलेक्शंस को माना, अपनी जीत और हार को माना। इसका एक और सबूत मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे पीटीआई हमेशा कहती थी कि जी इलेक्शन धांधली, इलेक्शन धांधली, इलेक्शन धांधली।
और वो जुडिशल कमीशन बनाना चाहते थे। लेकिन अब जब मुज़ाकरात में आए हैं, हुकूमत के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, तो उन्होंने वो मुतालबा तो लिखा ही नहीं इलेक्शन 24 का। उसने 9 मई का लिखा है और 25 नवंबर का लिखा है, लेकिन 8 फरवरी का उसने जिक्र तक नहीं किया। इसका मतलब कि उन्होंने भी एक लिहाज से मान ही लिया है कि जो रिजल्ट थे वो ठीक थे। अब वो धांधली का इल्ज़ाम ज़रूर लगता रहता है इलेक्शन में। इससे पहले 2018 में RTS सिस्टम फेल कर दिया गया जानबूझकर और लोगों को शक व शुबों में डाल दिया और लोग उसके ख़िलाफ़ चीखते चलाते रहे। 2013 में हमने कहा ये RO का इलेक्शन है, RO साहबान बैठे और उन्होंने रिजल्ट्स बनाए और रिजल्ट अनाउंस हुए। जहां इतना कुछ हुआ कि उस वक़्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी किसी ने बात नहीं मानी। आखिर वो इस्तीफ़ा दे के चले गए कि मैं इस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहने से बेहतर है कि मैं इस्तीफ़ा दे जाऊं। तो ये सवालात ज़रूर उठते रहे हैं 2013 में भी, 2018 में भी और 2024 में भी। मुझे याद नहीं पड़ता कि 2008 में इस तरह के इल्ज़ामात लगे थे, लेकिन ये होता ज़रूर रहा है और हम इसी के तगोदो में रहते हैं कि इलेक्शन फेयर होने का तरीका निकालें। और तरीका निकालने के लिए और किसी की बात मैं नहीं करता, लेकिन इमरान खान की बात करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में, वज़ीर आज़म के हैसियत में उसने कहा था कि अगर इस मुल्क में कभी फेयर फ्री इलेक्शंस हुए हैं तो 1970 में हुए थे। तो मैंने उस पर कहा था कि फिर आप दूसरा इधर उधर का निज़ाम नाफिज मत करो, 1970 का निज़ाम ले आओ वापस कि इलेक्शन फेयर हो सकें। बिल्कुल सही। और सर आपकी नजर से सर वो रिपोर्ट भी गुजरी होगी पतन की, जिसमें कहा गया है कि 2024 के इलेक्शन में 64 नए तरीकों से धांधली की गई और रुझान पंजाब और कराची में ज्यादा था। तो आप फिर इस रिपोर्ट को निगलेक्ट करेंगे क्या? मैं समझा नहीं क्या? पतन जो कि गैर सरकारी तंजीम है, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें 64 नए तरीकों से धांधली हुई है और सबसे ज्यादा रुझान पंजाब और कराची में रहा। हाँ, 64 नए तरीके तो हमें पता नहीं जनाब, लेकिन शिकायत जरूर आती रही हैं। कराची से भी हैं शिकायत और पंजाब से भी हैं शिकायत, लेकिन यही शिकायत JUI को KP से में भी है। JUI की पार्टी है और उनको शिकायत है KP के रिजल्ट्स पर। समझे बात? तो ये सिर्फ पंजाब और सिंध की बात आप ना करें, KP की भी बात करें, क्योंकि वहां भी एतराज है एक जमात को और सख्त एतराज है। बिल्कुल सही। अच्छा खोड़ा साहब, 1 साल हो गया है हुकूमत को और इसमें पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और ऑपोजिशन बरमला ये कहती है कि इस 1 साल के अंदर जितनी भी कानून साजी हुई वो मुतनाज़े हैं, या तो उसका मकसद खुद को फ़ायदा पहुंचाना था या सियासत को मजबूत करना था या फिर मुखालिफों की आवाज़ को दबाना था। आपकी क्या राय है सर इस पर? देखें, कानून बनाती है असेंबली और उसमें कलेक्टिव विजडम की बात की जाती है। वो बहस मुबाहिसा करते हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, लेकिन मेजॉरिटी किसी बिल को अगर पास करती है तो उसका कानून जायज़ समझा जाता है, क्योंकि जमहूरियत का उसूल है मेजॉरिटी। अपोजिशन हो सकता है एतराज़ करे, अपोजिशन हो सकता है एतराज़ कर सकती है, लेकिन कभी न कभी ऐसे भी हुआ है कि हुकूमत के पेश करदा बिल अपोजिशन ने भी यस कहा है और वो यूनानिमस हुए हैं। लेकिन है कुल असेंबली के मेंबरान के ऊपर कि अगर मेजॉरिटी किसी कानून को पास करती है तो उसको जायज़ समझा जाना चाहिए। अब उसमें कभी कभी तो पिछली हुकूमतों के भी ऐसे दौर आए कि उन्होंने उन पर पहले इल्ज़ाम लगता था कि बिल कोई पास नहीं होता, बिल कोई पेश नहीं होता, बिल कोई पेश नहीं होता। आधे घंटे में 40 बिल पास कर लेते हैं। पहली हुकूमत में ऐसा हुआ कि जी आते थोड़े से टाइम में उन्होंने 30-40 बिल पास कर दिए। रिकॉर्ड पे आप देख सकती हैं कि ऐसा हुआ है। ये इमरान खान की हुकूमत जो कहती थी कि पाकिस्तान को नया बनाएंगे, इनकलाब लाएंगे, उस इनकलाबी पाकिस्तान में भी थोड़े ही वक्त में 30-40 बिल पास हो जाते थे बगैर बहस के। तो फिर इमरान खान का ये कहना ढकोसला था और हम भी ये कहते हैं कि जी असेंबली में बिल पास होते हैं लेकिन मेंबरान के वोटों के साथ, और वोट वो सोच समझ के देते हैं और वो वोट मुल्क के लिए बेहतर समझते हैं।
बिल्कुल सही। अच्छा सर, बानी पीटीआई के जो खतूत हैं, आपको लगता है उधर से तो वैसे कोई लिफ्ट उन्हें हुई नहीं, लेकिन इन खतूत के बायस किसी भी किस्म का दबाव, आलमी तवज्जो वो ज़रूर मबजूल करा सकते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि बानी पीटीआई अभी जेल में है। उनका यही कहना है कि मेरे से मुलाकातें तो होती नहीं है, और जब मुलाकातें नहीं होती तो खत बाहर आया कैसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो कर नहीं सकते, और अगर खत भेजने की बात है तो जेल सुप्रीडेंट कहता है कि मेरे थ्रू कोई खत गया नहीं है। जब जेल के अंदर बैठकर आप खतूत लिख नहीं सकते तो उसकी खबर कैसे इशाया करा दी? खबर किसने इशाया कर दी? बात तो ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए, ये पता करना चाहिए कि जी ये खत किसके हाथों भेजा गया। वो अगर पीटीआई के लीडर साहबान लेके गए हैं तो सबूत तो उनसे मांगा जाना चाहिए ना, हमसे तो नहीं। क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि एक कैदी खत नहीं लिख सकता, अंदर कोई पोस्ट बॉक्स नहीं लगा रहता कि जिसमें पोस्ट बॉक्स में डाल दो खत और वो खत वहां पहुंच जाए जहां भेजना चाहते हो। ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं होता जेल में। बिल्कुल सही। और सर, ऑपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान भी उनके साथ हम आवाज़ होकर कह रहे हैं कि हुकूमत जाली है और नए इंतखाबात कराए जाएं, यानी कि मौलाना के साथ अभी भी ताल्लुकात, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों या नून लीग के ही हों, सख्त ही हैं। देखें, क्योंकि इलेक्शन पर सवालिया निशान उठता है, जैसे 2018 में सवालिया निशान था, तो आपको याद होगा कि 1 साल गुजरने के बाद हमने कहा तुम्हारे 90 दिन फेल हो गए, तुम्हारा 1 साल भी फेल हुआ, और फिर हम आपको इलेक्शन की डिमांड करना शुरू हुए थे हम। लेकिन फिर हमारी जो अपोजिशन में थे वो पीएमएलएन ने कहा था जी 1 साल है, बहुत थोड़ा अरसा गुजरा है, 1 साल के बाद ये काम शुरू नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वक्त और दिया जाए इनको, भले और गलतियां कर ले फिर हम निकाल देंगे। इस तरह से करते कराते हम 3 साढ़े 3 साल इंतजार करते रहे थे। उसके बाद हमने नो कॉन्फिडेंस में उनको हटाया था। तो अब भी इलेक्शन पर अगर सवाल हैं किसी को भी, जैसे जेयूआई को केपी में सवाल आते हैं, पीटीआई को पंजाब में सवाल आते हैं, किसी और पार्टी को सिंध में एतराज है, तो फिर ये डिमांड ऐसे होती हैं कि जी नए इलेक्शन कराए जाएं। असेंबली चल रही है, अपोजिशन भी है वहां, हुकूमत भी है वहां, असेंबली को पूरा टाइम मिलना चाहिए। 5 साल के बाद इलेक्शन होगी, आपका मर्जी है, अवाम की मर्जी है, जिसको वो वोट दे सकते हैं। बिल्कुल सही, और मर्जी अवाम की चलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका रिसात खोड़ो साहब मेरे साथ। देखते हैं हुकूमत ये 5 साल पूरे कर पाएगी इत्तेहादियों के जोर पर या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और निगरान वज़ीर इत्तलात रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब आपके वक्त का। सर, 1 साल हो चुका हुकूमत को इलेक्शन को हुए हुए, लेकिन अब भी कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे ख़ासा सवाल उठा रही हैं। और किसी रिपोर्ट में तो ये तक लिखा होता है कि 64 नए तरीक़ों से जो है वो धांधली हुई है, पंजाब और सिंध ज़्यादा मुतासर रहा। आपको लगता है कि सियासतदान आज तक इसी मामले पर एक नहीं हो पाए कि इलेक्शन शफाफ थे या नहीं? देखें, अब मामला रिपोर्ट से आगे चला गया है। अगर आपका इशारा एक ऐसे साहब और उसकी तंजीम की तरफ है जिसको फाफेन से निकाला गया और जिनकी हमदर्दियां शुरू दिन से पीटीआई के साथ हैं, तो मैं तो उनको कोई काबिल भरोसा रिपोर्ट नहीं समझता हूं। लेकिन मामला अब रिपोर्ट से बहुत आगे है, क्योंकि आपको जाना चाहिए ट्रिब्यूनल्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, जो भी और जो कानूनी तरीक़ाकार हैं उनको अपनाना चाहिए। लेकिन उस तरफ जाने की बात तो खैर पीटीआई ने की नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब जो पीटीआई है वो जो पार्लियामान के अंदर है वो खुद उसके नताइज को तस्लीम कर चुकी है। उसके जो पर्क्स प्रिविलेजेस हैं उनको इंजॉय कर रही है, चाहे वो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो जहाँ पर उनको 2/3 अक्सरियत है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये बहस जो है वो बहुत पुरानी हो गई है। अब अगर आपको इस इलेक्शन के निज़ाम में कोई मसाइल हैं तो बेहतर है कि आप इस निज़ाम का हिस्सा बनकर जो इलेक्शन के जो कवानीन हैं, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक जो कवानीन हैं, उसमें तब्दीलियाँ करें, ऐसी तब्दीलियाँ करें कि जो अगले इलेक्शंस हैं उसमें आपको तकलीफ ना हो।
सर लेकिन ये जो इत्तेहादी खुद इस हुकूमत का हिस्सा हैं वो भी सवाल उठाते हैं, जिस तरह गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो मुंतखब हुआ है और जीता है। अब पीपल्स पार्टी तो खुद इत्तेहादी है, तो अगर पंजाब पे वो बात कर रहे हैं तो फिर कराची पे भी बात होनी चाहिए। देखें, एक तो पीपल्स पार्टी सरकारी तौर पर इत्तेहादी नहीं है। उन्होंने हुकूमत का साथ जरूर दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी न किसी सूबाई काबीना में न वफाकी काबीना में उनका कोई हिस्सा है। तो अमलन वो हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं और एक तरह से जो मौजूदा निज़ाम है उसका तसलसल भी चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि पीटीआई के लोग जो है तमाम तर शोर मचाने के बावजूद वो चाहते हैं कि ये निज़ाम चले। बिल्कुल सही। सर आज पीटीआई ने सवाबी में यौम सियाम मनाया, हुकूमत यौम ताबीर व तरक्की बनाती रही, मौलाना को भी इन्होंने अपने साथ कर लिया है ऑन बोर्ड, लेकिन मौलाना शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें कर रहे हैं। आपको लगता है ये जो अपोजिशन इत्तेहाद बना है इससे हुकूमत को कोई खतरा होना चाहिए? देखें, एक तो अपोजिशन का कोई इत्तेहाद ऐसा सच बना नहीं है। लोगों की मेल मुलाकातें होती हैं, मिलके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लेकिन जिसको इत्तेहाद करना चाहिए एक वो बना था जिसको वो तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो उन्होंने इत्तेहाद बनाया था, तहफ़्फ़ुज़ आइन। तो आपने खुद उस इत्तेहाद की कारकर्दगी देख ली है कि जितनी भी अवामी एहतजाज हुए हैं इससे पहले, उसमें अचकज़ई साहब को नहीं बताया, तो मेंगल साहब को नहीं बताया। पीटीआई जो है वो एक तरह से सोलो फ्लाइट ही करती रही है। मौलाना तो खासे दूर हैं, मौलाना ने इनकी मदद ज़रूर की, इनकी अशोई की 26वीं तरमीम के मौके पर। जो 26वीं तरमीम है वो इससे ज़्यादा सख्त हो सकती थी, लेकिन मौलाना ने इनकी मदद की, बावजूद इसके कि इनका रवैया मौलाना की तरफ अच्छा नहीं रहा। अब ये चंद दिनों पहले की बात है जब इनके जो वजीर आला हैं वो जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की मौलाना के खिलाफ, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। तो ये जो इत्तेहाद हिज़्ब मुखालिफ का बनने की जो बात है वो बन तो सकता है, माजी में भी बने हैं, लेकिन उसके लिए जिस फहमो फरासत और लचक की ज़रूरत होती है वो पीटीआई के बाकी क़यादत में तो मौजूद है, लेकिन खान साहब में मौजूद नहीं है। खान साहब अपनी जमात को मुत्तहद नहीं रख सकते। आजकल तो उन्होंने खुद अपनी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके खिलाफ जो है वो गोलाबारी शुरू की हुई है। ऐसा लगता है कि वो रिजीम चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ की नहीं, गंडापुर की करना चाहते हैं। सर तो वो खत पे खत क्यों लिख रहे हैं? क्या हासिल हो रहा है उन्हें खत लिखने से? एक तरफ वो कहते हैं कि जनाब खान की कॉल पे बाहर लिख ले जुनैद अकबर साहब, दूसरी जानिब खत लिख रहे हैं। कोई खत लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वहाँ से तो कोई लिफ्ट हुई नहीं, तो क्या आलमी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं? देखें, ख़त का मकसद आलमी तवज्जो हासिल करना नहीं है। ख़त का मकसद जो ख़त उन्होंने आर्मी चीफ को 2 लिखे हैं, एक आज लिखा है, एक उससे पहले लिखा था, उसके 2 तरह के मकसद हैं। खान साहब बैक वक्त गला पकड़ने और पांव पकड़ने वाली सियासत पर अमल पैरा हैं। एक तरफ वो उसी खत में कहते हैं कि जी फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है और वो बड़ी अजीम फौज है और उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसकी क़यादत ठीक नहीं है, इसमें जी यहया खान 2 बैठे हैं तो फलां बैठे हैं, तो इन्होंने जो है वो जुल्म किया है लोगों पर। तो इस तरह की जो बात है उसका बुनियादी मकसद खुद ये ख्वाहिश है उनकी कि फौज के अंदर किसी किस्म का तफरका हो और साथ ही अपने आप को मजबूत भी दिखाई दें, लेकिन एक तरह से उनसे राब्ता भी करते हैं कि एक तरह से तरला मिन्नत भी है। तो ये दोनों प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं। सर तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत पर तनकीद ये होती है कि पीटीआई को सियासी स्पेस वो देते नहीं है? एक तरफ कहते हैं कि इनकी मकबूलियत ज़मीन बोस हो चुकी है, दूसरी जानिब पंजाब में आने की, जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो जब उन्हें सियासी मुखालिफिन को ही दीवार पे लगा दिया जाए, जो कि सिलसिला ऑब्वियसली निगरान दौर से शुरू हुआ और अब तक उन्हें वो स्पेस नहीं मिल पा रही, तो आपको लगता है कि हुकूमत के ऊपर कोई कारकर्दगी पे सवाल नहीं आएगा या फिर हुकूमत को इस पर चार्जशीट नहीं किया जाएगा?
देखिए, सियासी स्पेस जो है वो मांगने से नहीं मिलता, वो लड़कर हासिल करने से मिलता है। बाकी जमातों को भी किसी ने थाली में, प्लेट में रखकर सियासी स्पेस नहीं दिया जी। वो जो कहते हैं ना कि तख्त न मिल दे मंगे, तो वो मांगने से तख्त नहीं मिलते। इस तरह के तरले मिन्नत से, खत पतर से वो ये काम नहीं होता। मुसीबत यह है कि खान साहब जो हैं वो अपनी जमात में भी जमहूरियत नहीं चाहते। आप ये देखें कि इस वक्त जितने भी ओहदेदार हैं ये मुंतखब नहीं है। कभी जो है वो बैरिस्टर गोहर जो है वो चेयरमैन होते हैं, लेकिन हुक्म उन्हीं का चलता है। अभी उन्होंने आलिया हमजा को बना दिया, अभी उन्होंने जुनैद अकबर को बना दिया। तो इस तरह के रवैयों के साथ जो है वो आप जो है वो लोगों को मोबिलाइज नहीं करते। आज जो उनका जलसा था वो बहुत ही फुसफुसा था। पहले उन्होंने सवाबी इंटरचेंज पे जलसे किए, आज उन्होंने अंदर किया, वो कोई 1000 के करीब लोग, तरक्की साहब जो है उन्होंने अपने हुजरे पे उनको लंच कराया और वहाँ जो यूथ विंग है उनका उनके साथ झगड़ा हुआ। एक बहुत ही थका हुआ था, जल्दी जल्दी 2-2.5 घंटे में उन्होंने लपेट दिया ताकि रात को खर्चा ना हो। तो बाकी पूरा मुल्क था। पंजाब के अंदर 141 कौमी असेंबली के हल्के हैं, कोई 300 हल्के सूबा असेंबली के हैं। तो अगर ये कहीं इजाजत लेके कोई जलसा करते तो इनको मिल जाती। इन्होंने सिर्फ इजाजत मांगी थी मीनार पाकिस्तान की, वो उनको मिलनी नहीं थी। आपको पता है जो लाहौर शहर में जो आज कुछ सरगर्मी थी उसकी वजह से। बिल्कुल सही। देखते हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका, फर्जी कर रहे थे, लेकिन ये हालात आगे कब तक जाते हैं। कोई सियासी स्पेस हम एक्सपेक्ट करें पीटीआई के लिए या ना करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।